चैप्टर 131 वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। चैप्टर का टाइटल है वॉरियर ऑफ साइंस। तो वॉरियर ऑफ साइंस चैप्टर सुन के मुझे लगता है कि मेजोरिटी में ध्यान दिया गया होगा क्वीन पे और सांजी पे ही, मतलब जर्मन 66 उसकी पावर्स वगैरह पे। तो चैप्टर की शुरुआत में 20 पायरेट्स भी सोच रहे होते हैं कि ऐसे अटैक के बाद तो बिग मॉम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन सबको मालूम है बिग मॉम वो सर्वाइव कर ही लेगी क्योंकि आखिर में वो है बिग मॉम एक सी एम्परर। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि ट्रफलगर लॉ और किड लड़ पाएंगे क्योंकि उन्हें देख के ऐसे लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। तो ट्रफलगर लॉ किड से पूछता है उसकी पावर्स के बारे में कि तुम कितनी देर तक किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को मैग्नेट बना सकते हो। तो किड वहाँ मना कर देता है कि मैं अपनी सीक्रेट्स तुम्हें क्यों बताऊँ। और तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि बिग मॉम सर्वाइव कर गई है और बिग मॉम उन बीम्स के नीचे से निकलती है और 20 पायरेट्स वहाँ खड़े हो के देख रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बिग मॉम उनसे पूछती है लाइफ या ओशिरो को। तो सारे 20 पायरेट्स डरे हुए होते हैं और उनके पास ओशिरो को होता नहीं, तो बिग मॉम उनकी लाइफ निकाल लेती है और उनकी लाइफ नेपोलियन और हीरा और जो भी उसके पास है दूसरा, उनमें उसकी लाइफ डाल देती है और वहाँ पे जो बीम्स पड़ी होती हैं उनमें भी लाइफ डाल देती है। तो मतलब बिग मॉम्स थोड़े से अपने लिए एलाइज बनाती है और बिग मॉम सिर्फ उनमें ही लाइफ नहीं डालती, अपने खुद के लाइफ स्पैन में से 1 साल अपने ऊपर इस्तेमाल करती है, जिससे बिग मॉम और भी ज्यादा ताकतवर और बड़ी हो जाती है, जो देखकर काफी सारे लोग वहाँ पर डर जाते हैं। और वो कहती है कि मैंने ऐसा पेन बरसों बाद महसूस किया है, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। तुम दोनों भी मेरा थ्रोन लेने के लिए आए हो, जैसे कि स्ट्रॉ हैट लूफी आया था, तो तुम मेरा थ्रोन ले सकते हो, लेकिन तुम इस चीज के लिए साबित करना होगी कि तुम वर्दी हो एक सी एम्परर के। तो वहाँ पर ट्रफलगर लॉ और किड फिर से काफी परेशान है क्योंकि वो दोबारा खड़ी हुई। वो कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा सिर्फ हिस्ट्री जानने के लिए। और किड का आपको नेचर मालूम ही है, किड का सिर्फ यही कहना है कि बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड मत करो, हमें कैसे भी करके इसको हराना ही होगा, चाहे इसमें हमारी जान ही चली जाए। लेकिन मुझे अब लगता नहीं कि ये दोबारा अपनी अवेकनिंग पावर को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किड के पास पावर बची है, अवेकनिंग अपनी इस्तेमाल कर सकता है, तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, तो किड की अवेकनिंग जितनी मैंने देखी तो वो मुझे ऐसा लगा जो जितना बड़ा होता है वो उतनी जोर से गिरता है वाली चीज़, क्योंकि बिग मॉम का साइज बढ़ गया है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट का काम करेगी अगर किड उस पर अपनी अवेकनिंग यूज़ करता है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि वो अपनी अवेकनिंग यूज़ कर पाएंगे। तो आगे वहीं पे 20 पायरेट्स चला रहे होते हैं कि हर जगह आग लग रही है, भागो। आगे यामाटो जा रही होती है केव चेम्बर की तरफ, जैसा कि आपको मालूम ही है वो बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और वहीं उसी केव चेम्बर में अप्पू और अप्पू ड्रेक को रिफ्यूज कर देता है और उस पर अटैक करने लगता है कि उसे कोई अलायंस वगैरह नहीं बनानी है। और ड्रेक को अप्पू की ताकत का पता चल जाता है कि सिर्फ उसकी साउंड से वो अटैक नहीं कर सकता, वो अपना निशाना भी लगाता है अपनी साइड से, तो ड्रेक उसके अटैक्स को अच्छे से डॉज कर पा रहा है। और तभी वहां पे आ जाती है यामाटो। नंबर्स वहां पर बैठे हुए हैं अपना फिर से अभी भी खाना खाने में लगे हुए हैं। यामाटो से अप्पू कहता है कि अब मैं काइडो की तरफ नहीं हूँ, तो यामाटो ड्रेक पर अटैक करती है। फिर ड्रेक बताता है कि मैं भी अभी यामाटो तुम्हारी तरफ ही हूँ, काइडो से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी अचानक से वहां पर एक नंबर फूगा वहां से निकल जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब फूगा वहां से भागा है तो कुछ ना कुछ स्टोरी में उसका दिखाएंगे कि उसने कुछ तो किया ही होगा जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और अप्पू वहां पर बाकियों को कहता है कि तुम्हें भी चलो खड़े हो जाना चाहिए फाइट करने के लिए, और एक का एक ही मोटिव है अप्पू को हराना। और नेक्स्ट पेज पर वहां दिखाया जाता है रॉबिन और ब्रुक को। रॉबिन को कैप्चर करने के लिए CP0 उसके पास पहुंच चुकी है। CP0 के जो 2 मास्क वाले मेंबर है वो आए हैं उन दोनों को कैप्चर करने, और रॉबिन और ब्रुक उनसे भाग रहे हैं जहाँ मिंग्स उनसे लड़ाई कर रहे हैं ताकि वो रॉबिन और ब्रुक को बचा सके। लेकिन वहाँ पर रॉबिन बताती है कि साइफर पोल में CP0 टॉप लेवल पे आती है और ये जो मास्क वाले वॉरियर्स हैं वो इनमें एलीट हैं, इनकी लीग काफी ज्यादा अलग है। आगे जाके दिखाते हैं सांजी को। सांजी मेरे समझ नहीं आता अब तक क्या कर रहा है। वो किसी चैप्टर में फाइट कर रहा होता है, फिर एकदम से कहीं पहुंच जाता है, वो फिर फाइट कर रहा होता है, फिर कहीं और पहुंच जाता है। तो वहां पे दिखाया है कि सांजी ने किसी लड़की को मारा है और काफी ज्यादा मारा है, जिस चीज पे वहां पर कुछ और भी लड़कियां बैठी हुई हैं। वो कहती हैं कि तुम तो समुराइज की तरफ हो, तुमने ऐसा क्यों किया, हम यहाँ पे छुपे हुए थे। और फिर सांजी के दिमाग में वो सीन आता है जब सांजी के भाइयों ने उसके जर्मन 66 के कासल में एक मेड को मारा था। वो सोचता है कि क्या मैं उनके जैसा बन जाऊंगा, जो सोच के सांजी काफी ज्यादा दुखी है। सांजी को भी ऐसा ही लगता है कि वो जो लड़की इंजर्ड है उसको सांजी ने ही मारा है, लेकिन ये चीज़ हमें मालूम है ऐसा होगा नहीं, किसी और ने मारा होगा, लेकिन सांजी को चीज़ें याद नहीं होंगी क्योंकि हमें नहीं लगता कि सांजी ऐसा करेगा। स्टोरी में ऐसी चीज़ दिखाई जाएंगी और वन पीस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सांजी अपना सोचने लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें कि मैंने उसे मारा था वगैरह वगैरह, और फिर सोचता है कि किंग ऑफ पायरेट के लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक ऐसा इंसान जो लड़कियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं लड़ सकता या फिर एक ऐसा जो किसी भी मॉन्स्टर को तुरंत क्रश कर सकता है। कोई चीज़ें सोचता है लेकिन और फिर जर्मन 66 की कैन निकालता है
और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उस कैन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी एक सिगरेट जलाता है और निकालता है एक ट्रांसपोंडर स्नेल। वो ट्रांसपोंडर स्नेल से कॉल करता है जोरो को और फाइट के बीच में होते हुए भी जोरो वो कॉल उठा लेता है और फाइट काफी ज्यादा जोरो की भी इंटेंस लग रही है क्योंकि वो किंग से लड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी कॉल पिक कर लेता है जैसे भी, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो कर लेता है। तो कॉल पे सांजी उसे कहता है कि अगर मेरा बिहेवियर तुम्हें अलग लगे तो मुझे मार देना, और बाकी जोरो तो यही सोच रहा होता है उसके पास ट्रांसपोंडर स्नेल आया कहाँ से। वो बता देता है कि सांजी ने ही रखा था उसके पास। तो जोरो ये चीज के सुन के एग्री हो जाता है, मुझे नहीं जानना क्यों, लेकिन वो मैं तुम्हें मार दूं, ये चीज जोरो कहता है। और ये भी कहता है कि अब मैं ही तुम्हें मारूंगा, उससे पहले तुम मत मारना। और फिर सांजी तैयार हो जाता है क्वीन से फाइट करने के लिए। और इस बार मुझे लगता है कि सांजी सच में, काश लगता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस बार सांजी थोड़ा ढंग से लड़े, क्योंकि अब तक मैंने ऐसा ही देखा, सांजी लड़ रहा है एक चैप्टर में, अगले चैप्टर में फिर कहीं और है, फिर वो लड़ रहा है, फिर कहीं और है। चाहता हूँ अब कंटिन्यूसली एक अच्छी सी लड़ाई हो जाए तो थोड़ा मजा सा आ जाए। तो सांजी इस बार काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा है और अपने टांग में वो आग लगा लेता है जैसा कि हर बार करता ही है। लेकिन इस बार सांजी को देखकर ऐसा ही नहीं लग रहा है कि उसकी सिर्फ टांग जल रही है, इस बार सांजी को ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी बॉडी फायर में है। और फिर वो अटैक कर देता है क्वीन पे, और अटैक का नाम शायद से उसने दिया है मेमोरीज, और यहीं हो जाता है चैप्टर खत्म। तो चैप्टर पढ़ने के बाद अब मेरे मन में कुछ खास ज़्यादा कोई ख्याल नहीं है, मैं मतलब कुछ खास कह नहीं पा रहा हूँ, बस इतना ही कि आगे देखते हैं निको रॉबिन और ब्रूक कब तक बच पाएंगे। और निको रॉबिन को लेकर हमने एक वीडियो और बनाई है, वो हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर वो वीडियो आपने अब तक ना देखी हो, वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में हमने बताया कि निको रॉबिन का कैप्चर कौन कैसे कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।